हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक देश अभी बिल्कुल जस्ट आज़ादी आज़ादी की सीढ़ी पर कदम रखा हुआ हो और उसको उसको पूरा देश संभालना होगा, ठीक है। तो हमारा जो देश है, जब हमारे देश में पहली बार चुनाव हुआ था और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी जब बने थे, तो उससे कुछ चंद साल पहले हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद इस देश को संभालना इतना आसान नहीं था जितना अब है। तो उस टाइम पे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। तो पहले हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने जब पढ़ा था कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे हमारे देश में क्या-क्या चुनौतियाँ आई थी और किस तरह से सरकार पूरे देश को एकता के सूत्र में बाँधना पड़ा था। तो उसमें ये सारी समस्या हमने पढ़ी और उसके बाद हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित करना था। तो लोकतंत्र स्थापित करने के लिए हमें बहुत सारे इस चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। कि तो सबसे पहले हम लोकतंत्र की स्थापना और भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। तो आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए रोज़ की तरह, जिसमें हम इसके पॉइंट टू पॉइंट जो भी है हम समझने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तो लोकतंत्र स्थापित करना था, तो कैसे करना है? देखिए, लोकतंत्र स्थापित करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। नेताओं की सोच क्या थी? भारत में जब नेताओं की आज़ादी के बाद दूसरे देशों की तरह तानाशाही सत्ता नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि भले ही राजनीति के मतभेद होंगे, लेकिन देश में लोकतंत्र तरीके से ही चलाया जाएगा। यानी उन्होंने उस टाइम पे जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार का मानना ये था कि देश लोकतंत्र के हिसाब से ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद हमारी दूसरी समस्या क्या आई थी? दूसरी समस्या ये आई थी कि मुश्किल परिस्थिति। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे भयंकर गरीबी और परिस्थिति से जूझ रहा था। उस टाइम पे आर्थिक समस्या भी थी बहुत ज़्यादा। ऐसे माहौल में चुनाव कराना इतना आसान कदम नहीं था। जब इतनी गरीबी हो रही है देश में, तो उस चुनाव कराना किस तरह से कराया जाएगा, उस टाइम पे जो पैसा लगेगा वो कहाँ से होगा, वो सब सोचना था हमारे जो सरकार बनी थी, हमारे जो नेता थे उनको। तीसरा हमारा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि दुनिया की धारणा। अब जब आप सब भी जानते हैं कि हमारा जो देश था वो विभिन्नताओं से भरा देश था। तो पूरी दुनिया के पश्चिम के बड़े जो देश थे, अखबारों में ने मान लिया था कि भारत एक पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उसमें लोकतंत्र स्थापित करना आसान नहीं है। यानी क्यों? इनका मानना क्यों था? क्योंकि ये था कि हमारा जो देश था उसमें अलग-अलग देश के अलग-अलग जाति के लोग रहते थे और कितने लोग तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, ठीक है। लोकतंत्र स्थापित करना था, एजुकेशन की दिक्कत थी। तो अब लोगों को पता ही नहीं था कि वोट कैसे होता है, लोकतंत्र क्या होता है और क्या-क्या हमारे अधिकार है, उनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। यानी उनका बस उस टाइम पे जब देश आज़ाद था तो उनका हाथ पकड़ो वहाँ से आगे चल सकते थे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था वो। क्योंकि उस टाइम पे जब हमारा देश गरीबी से भी जूझ रहा था और लोगों ने सब पूरी तरह से मान लिया था कि हमारा देश पूरी तरह से फेल हो जाएगा और कोई लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये था उस टाइम की चुनौतियाँ। अब चुनाव आयोग का गठन और सबसे बड़ी चुनौतियाँ। हमने अभी क्या सुना कि लोकतंत्र स्थापित करने में क्या-क्या चुनौतियाँ आई, लोगों का क्या मानना था, नेताओं का क्या मानना था, वो हमने देखा। अब हमारा जो आगे जो हमारा है वो उसमें हम जानेंगे कि चुनाव आयोग का गठन और की 3 बड़ी चुनौतियाँ थी। यानी अभी हमने जो पढ़ा वो लोकतंत्र स्थापित करने में क्या-क्या समस्या थी वो पढ़ी। अब हमारा जो है वो चुनाव आयोग में क्या-क्या समस्या है उसके बारे में जानेंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिए, 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा ये था चुनाव आयोग की स्थापना। अब जैसे हमें चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग भी स्थापित करना पड़ेगा। चुनाव किस तरह से कराना है उसको भी जानना पड़ेगा।
चुनाव की तारीख भी करनी पड़ेगी। अब इतना इतना सारा अकेले कोई काम कैसे कर सकता है, ठीक है। तो जब जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जब चुनाव आयोग बनाया गया, तो सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, ठीक है। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पूछा जाता है कि चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और चुनाव के जो पहले आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, ठीक है, भारत के अध्यक्ष बने थे चुनाव आयोग के। तो ये हमारा जो 1950 में चुनाव आयोग हो गया, स्थापित हो गया, ठीक है। अब लोगों ने डिसाइड भी कर लिया कि चुनाव कब करना है, तो ये सरकार को डिसाइड करना था कि चुनाव कब करना है, ठीक है। अब चुनाव आयोग तो स्थापित कर दिया गया 1950 में, लेकिन चुनाव कराना कैसे है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? सोचो जरा, जिसको जिसमें एजुकेशन किसी को नहीं है। देखो, एक पढ़े लिखे में और एक जो अनपढ़ होता है, यानी बिना पढ़ा लिखा होता है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। जो पढ़े लिखे होंगे उनको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, या फिर उनको कोई चीज़ समझा दो तो आराम से आ जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको बहुत समस्याएं आती हैं किसी चीज़ को समझने में। अब दूसरा पॉइंट हमारा था क्या, वो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि पहली चुनौतियाँ, मतदाताओं की विशाल संख्या, अशिक्षा, जो मैंने आपको तुरंत अभी बताया है कि जैसे उस समय पे 17 करोड़ वोटर थे, जिनमें से 32,000 विधायक और उसके बाद 489 सांसद चुने थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनमें केवल 15% साक्षर थे, यानी 15% ही लोग जो थे वो साक्षर थे। अब जब वो पढ़े लिखे हैं नहीं, जब उनको एजुकेशन है नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमें क्या काम करना है, क्या करना है, ठीक है। तो उनके सामने तो एक तरह से ऐसे माना जाए ना कि जैसे कि हमें एक तरह से हाथ पकड़ा गया है और हमें लेके चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी है ही नहीं ना। तो हम कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को काम, जब हमें कुछ पता ही नहीं है एक तरह से। तो उस टाइम पे हाल क्या था, उस टाइम पे हमारे देश की जो जनता थी उसका ये हाल था कि हमें चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या था, दूसरी चुनौतियाँ जो थी हमारी, चुनाव क्षेत्र में सीमांकन। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे हमारे देश में कुछ नहीं था। उस टाइम पे रजवाड़े थे, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख के समझिए, तो आपको स्टार्टिंग से और लास्ट तक चैप्टर का समझ में आएगा। तो दूसरी चुनौती ये थी कि सीमांकन करना था देश का, यानी देश का एक नक्शा तैयार करना था, जिसमें विधानसभा और उसके बाद लोकसभा क्षेत्र जो थे उनकी सीमाएँ जो थी उसको तय करनी थी, ठीक है। अब देश की सीमाएं तय कैसे करनी है वो भी सरकार को जानना था। अब जब तक लोकसभा विधानसभा को बनाया नहीं जाएगा, तय नहीं होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये विधानसभा लगता है या यहाँ तक लोकतंत्र लगता है, लोकसभा लगता है, तो हम चुनाव कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये समस्या उस टाइम पे आई थी। तीसरी चुनौती क्या थी, महिलाओं के नाम की समस्या। अब देखिए, हमारे इंडियन जो महिलाएं होती हैं, अभी की तो नहीं, अब भी होंगी, कुछ होती हैं, लेकिन पहले की महिलाएं जो थी वो अपने पति का और अपने हस्बैंड का नाम वगैरह नहीं लिया करती थी। तो उस टाइम पे बहुत समस्या आई थी महिलाओं के नाम को लेकर। क्या होता था कि उस टाइम पे ऐसे कुछ नाम लिखा था कि वो फलाने की बेटी है, वो फलाने की बीवी है, या उनकी मतलब कि गोलू की मम्मी है। ऐसे करके हम कम से कम 40 लाख महिलाओं के नाम गलत दर्ज हुए थे, ठीक है, सही नहीं थे। और इस नाम के बड़ी कठिनाई हुई थी, जिसमें फलाने की मम्मी, दिखाने की बीवी, उसके बाद उसकी बेटी। तो इसमें चुनाव आयोग का मानना था कि उन्होंने कहा नहीं, ऐसे चुनाव नहीं करा जाएगा। तो उन्होंने फिर दोबारा तैयार करवाई गई, तो जो लिस्ट थी उसको दोबारा कराया गया इसी वजह से, और चुनाव जो था उसको टालना पड़ा था।
कुछ देर के लिए चुनाव टालना पड़ा था। क्यों टालना पड़ा था? क्योंकि भाई उसमें जो जिसको वोट डालना है उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अगर मान लो कि अभी किसी की बीवी के किसी के हस्बैंड के नाम से उसकी बीवी का नाम रखा है कि फलाने की बीवी है, लेकिन फलाने की बीवी का नाम क्या है कुछ नहीं पता। कल को बाई चांस अगर उसकी डेथ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो फिर वो दूसरी शादी करेगा तो फिर उसको ही माना जाएगा ना। तो इसमें फिर उनको पता ही नहीं है कि कौन पहले किसने वोट डाला था और अभी कौन वोट डालने जा रहा है। तो ये दिक्कतें आई थी और उस टाइम पे 40 लाख महिलाएं ऐसी थी जिनको अपने पति का नाम लेना अभी भी आज भी ऐसी हमारी इतिहास है, गवाह है कि आज भी हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं। तो पहला चुनाव जो था 1952 में हुआ था। ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ा जुआ था, यानी इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा गया है? क्योंकि उस टाइम पे ये सारी दिक्कतें थी। ठीक है, चुनाव का समय। अब देखिए चुनाव का समय कैसे तय करना है वो भी सरकार को जानना था कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक चुनाव होगा और उसमें कितने जनता आएगी, किस तरह से आएगी, किस सीमा में आएगी, कहाँ से कहाँ तक जो चुनाव है एक तरफ से कराया जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 1951 से लेके 1952 तक चला था चुनाव, इस समय मुख्य जो चुनाव था वो 1952 का ही कहा जाता है क्योंकि वो 1951 में तैयार हुआ था और क्योंकि देश में अधिकांश हिस्सों में जो वोटिंग हुआ था 1952 में हुआ था, क्योंकि वो 1951 के लास्ट में चुनाव कराना शुरू किया गया था, तो इसलिए 1952 का चुनाव कहा जाता है। आपके जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि चुनाव का समय चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था, कौन से सन में कहा जाता, तो 1952 ही माना जाता है, आप वही लिखिएगा। ठीक है, अब दूसरा है कि अनोखी वोटिंग सिस्टम। अब देखिए ये अनोखी वोटिंग सिस्टम क्या था, इसके बारे में जानना है। देखिए अब जब हमारा आम चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो वो सबसे बड़ा जुआ कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे अनपढ़ मतदाताओं की सुविधा के लिए मत पेटी पर मतलब कि जो भी पार्टियाँ थे उनके चिन्ह छापे गए थे, यानी कांग्रेस का बैल, कम्युनिस्ट पार्टी का हथिया, हथौड़ी, उसके बाद छापे गए थे। वोट को बस अपनी पर्ची को उन बॉक्स में डालनी होती थी, यानी उनको देखना पड़ता था कि जो चुनाव चिन्ह किसका कौन सा है, पंजा है, छाप है, क्या नहीं है। वही चीज़ मतलब कि लोग अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई कांग्रेस किसे कहते हैं या फिर कांग्रेस कैसे लिखा जाता है, उनको नहीं पता था। तो उस छाप को ही देख के लोग क्या करते थे, पर्ची मोड़कर बॉक्स में डालते थे। अब तो वैसे ईवीएम का स्टार्ट हो गया। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ईवीएम कब से शुरू हुआ है। देखिए अब तीसरे पे आप बताते हैं, देखते पहले कौन कौन सही जवाब देता है, तो अब हम आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा वो है निष्पक्ष और सफलता। जब चुनाव हुआ था जिसके नतीजे आए तो वो इतने साफ और निष्पक्ष थे कि हारने वाले विपक्ष दलों का परिणाम जो था वो भी उन्होंने स्वीकार करा। यानी चुनाव जो उस टाइम पे जो बाहर के जो देश थे वो लोग बोलते थे कि वो फेल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। कई लोगों ने कहा कि नेहरू जी अपने जीते जी जो है अब देश का विनाश देख कर जाएंगे, तो ऐसा भी लोगों ने बोला था। तो उस टाइम पे लेकिन चुनाव ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने जो विपक्ष थे उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करा क्योंकि वो जानते थे कि वो सही हुआ है। उसके बाद दुनिया का नज़रिया बदल गया। इन चुनाव के सफलता में साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल अमीर या शिक्षित देशों के बतौती नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो उसमें अमीर या केवल पढ़े लिखे होने चाहिए। गरीब और अनपढ़ में भी लोकतंत्र पूरी तरह से सफल हो सकता है। ये उस टाइम पे सरकार ने ये चीज़ कर दिखाया था, हमारे नेहरू जी ने उस टाइम पे कर दिखाया था कि चुनाव किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अनपढ़ लोग या फिर असफल लोग ही कर सकते हैं।
इस तरह से हमारी सरकार ने जो लोगों का जो बाकी जो दुनिया का जो देखने का नज़रिया था हमारे देश को लेकर, हमारे देश के लोकतंत्र को लेकर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। उनका नज़रिया बदल गया और लोगों ने हमारे देश को माना कि हाँ, हमारे देश में भी लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। हमारा देश एक ऐसा देश है, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, तो पहले 3 आम चुनाव, कांग्रेस का दबदबा। अब देखिए, जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे जब पहला चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। ठीक है, तो 1952 से लेकर 3 चुनाव ऐसे हुए थे जिसमें कांग्रेस की सरकार ही थी। ठीक है, पहली जो एकता की सफलता की जीत, देखो 1952, 1947 और उसके बाद 1962, 3 बार चुनाव हुए थे और 3 बार में किसकी सरकार बनी थी? 3 बार में सरकार जो बनी थी वो थी कांग्रेस की। ठीक है, 1952, 1947, 1962 में ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की एकत्र राज्य किया, यानी 15 साल सरकार ने राज किया था। लेकिन और उसके बाद केंद्र में केवल लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यानी सिर्फ केंद्र में नहीं और लगभग जितने भी राज्य थे उन सब में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों की खेल, जब सीट बनाम वोट, यानी जब एक आंकड़ों का खेल, यानी आंकड़ों का खेल का लेकर ये होता है, सीट को लेके हम बात कर रहे हैं। सीट को लेके हम क्या बात करें, जैसे कि जब हमारा चुनाव हुआ और सरकार जीती, 15 साल तक हमारी नेहरू सरकार रही थी, तो 1952 में कांग्रेस को जो 48-9 ये इतनी सीटें थी, उनमें से कितनी सीटें मिली थी? 364 सीटें ही मिली थी। किसको? कांग्रेस को। लेकिन ये 364 सीटें लाना इतना आसान बात नहीं है। ठीक है, कांग्रेस को 74% मिली देश में, वोट में 45% मिला हुआ था, लेकिन कुल देश में जो वोट मिला था, और बाकी जो 55 वोट विपक्षी पार्टियों के हाथ में बट गए थे, यानी 70% पे तो जो कांग्रेस सरकार थी वो आ गई थी, बाकी जो भी बचा कुचा था वो किसके हाथ में चला गया था? वो विपक्षी पार्टी के हाथ पे चला गया था। ठीक है, तो इतना समझ में आया? मेरे सवाल का जवाब जरूर देना आप कमेंट में कि अगर आपको समझ में आया तो। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 15 साल तक वो पहला नेहरू जी की सरकार थी जो 15 साल तक भारत पे राज किया था। उसके बाद कौन सी सरकार बनी थी वो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। विपक्षी पार्टियों की हालत, देखिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जिसमें 16 सीटें, यानी विपक्षी बेहद कमज़ोर था। तो जब मतलब कि पहला जो चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी, और फिर कांग्रेस के बाद जिसको ज़्यादा सीटें मिली थी वो थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी उसने 16 सीटें हासिल करी थी। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस के सामने किसी ने 16 सीटें हासिल कर दी, लेकिन फिर भी वो इतनी विपक्षी पार्टी जो थी वो इतनी पूरी तरह से ताकतवर नहीं थी, वो भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ी हुई थी किस टाइम पे? कांग्रेस के सामने। ठीक है, इतना आसान नहीं था, वो पूरी तरह से कमज़ोर थी, बेहद कमज़ोर थी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको कि हमने अभी हमने कितने पॉइंट पढ़े? हमने पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि लोकतंत्र कैसे स्थापित किया गया, चुनाव आयोग किस तरह से किया गया, उसके बाद जीत में क्या हुआ, ये सब जाना। तो दोस्तों, आज हमने पार्ट 1 में हमने चुनाव की मुश्किल परिस्थितियों का पहला जीत और शुरुआत के सालों में कांग्रेस का दबदबा जो था वो हमने पढ़ लिया कि 15 साल तक कांग्रेस ही रही थी। लेकिन क्या कांग्रेस हमेशा से अजय रही? 1947 में केवल केरल में कुछ अलग हुआ था। क्या हुआ था उसको हम जानेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, फर्स्ट पास्ट और पोस्ट का सिस्टम क्या होता है, देखिए ये भी हम पार्ट 2 में जानेंगे। तो देखिए, अगर आपको जानना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब